क्या होगा अगर हिंदुस्तान में तालिबान का शासन कायम हो जाए? क्या होगा अगर देश में इस्लामिक स्टेट का राज हो जाए? और क्या होगा अगर भारत सेकुलर के बजाय इस्लामिक राष्ट्र बन जाए? हमारे या फिर आपके लिए यह सोचना मुश्किल है, लेकिन कुख्यात इस्लामिक संगठन पीएफआई ने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं न्यूज 18 विशेष 2047 की साजिश। दो 2047 तक हिंदुस्तान बन जाता इराक और सीरिया। 2047 तक भारत में होता इस्लामिक स्टेट का शासन। 2047 तक हिंदुस्तान में नहीं होते महिलाओं को कोई अधिकार। खुलेआम दी जाती कोड़े मारने, हाथ काटने की सजा। अदालतों में नहीं, सड़कों पर होता फैसला अगर आतंकियों का प्लान 2047 कामयाब हो जाता। 2047 तक इस्लामिक स्टेट बनाने का प्लान। इराक और सीरिया बन जाता हिंदुस्तान। खुलेआम हाथ काटने की मिलती सजा। सड़कों पर काट दिया जाता लोगों का गला। खुलेआम मार दी जाती गोली। सड़कों पर खेली जाती खून की होली। मन की बात करने की नहीं होती इजाजत। छीन लिए जाते महिलाओं के सारे अधिकार। बहू बेटियों को कैद कर दिया जाता बुर्के में। महिलाओं को खुलेआम मारे जाते कोड़े। लेकिन आतंकियों की यह साजिश होती कामयाब उससे पहले हो गया खुलासा। उससे पहले ही पुलिस के हाथ आतंकियों के गिरेबान तक पहुंच गए। आतंकियों का मिशन 2047 बेनकाब हो गया। सोचिए, अगर यह साजिश कामयाब होती तो क्या होता 2047 तक हमारा और आपका हाल? कैसी होती हिंदुस्तान की सूरत? वैसी ही जैसी सीरिया और इराक में इस्लामिक स्टेट ने बना रखा है। वैसा ही हाल होता जैसा तालिबान ने अफगानिस्तान में कर रखा है। आखिर कैसी है यह खौफनाक साजिश? क्या है आतंकियों का मिशन 2047? क्या था पूरा प्लान और कौन कर रहा था इस प्लान पर काम? करेंगे पूरी पड़ताल। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। और एक बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पटना एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पटना एसएसपी को नोटिस जारी किया गया है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर विवादित बयान को लेकर मानवजीत सिंह ढिल्लों के ऊपर नोटिस जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी में उन्होंने पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी। हालांकि वो बयान हम आपको सुनाएंगे, उन्होंने क्या खास तौर पर कहा। और आज मानवजीत सिंह ढिल्लों जो कि पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अहम बात न्यूज 18 ने पकड़ी जो उनके जुबान से निकल गई। और क्या उन्होंने कहा था, यह सुनिए और देखिए। जो अनुसंधान, अभी तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे। और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे। चलिए, अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पुलिस मुख्यालय ने, प्रवक्ता ने पहले कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली, लेकिन अभी अभी जो खबर आ रही है, क्या कहा जा रहा? नोटिस जारी किया गया है, कितना वक्त दिया गया इन्हें जवाब देने के लिए? पुलिस मुख्यालय के जो एडीजी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार, जो प्रवक्ता भी हैं बिहार पुलिस के, उनके द्वारा जो बातें बताई गई है न्यूज 18 को, फोन पे जो वो बात कर रहे थे हमसे, तो उन्होंने कहा कि पटना एसएसपी ने जो बयान दिए हैं वो आपत्तिजनक बयान है और इसको लेकर के पुलिस मुख्यालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, सपोर्ट नोटिस जारी किया गया है। और इस नोटिस के जरिए ये पूछा गया है कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया, तो इसको लेकर के स्पष्टीकरण देना है, जवाब देना है और 48 घंटे का
वक्त दिया गया है। 48 घंटे के अंदर जो है पटना के एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों को अपना पक्ष रखना है। और साथ ही एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने यह भी कहा है कि अगर उनके पक्ष से पुलिस मुख्यालय सहमत नहीं होगा, संतुष्ट नहीं होगा, तो फर्दर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पटना एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों एक बड़े पद पे बैठे हुए हैं, राजधानी के पुलिस कप्तान हैं, उनके अंडर में कई पुलिस अधिकारी जो है वो काम करते हैं। और जब खुद ही पुलिस कप्तान इस तरह से बेतुके बयान देंगे तो जाहिर सी बात है पुलिसिंग पे कहीं न कहीं इसका दुष्प्रभाव होगा। और इसी को गंभीरता से लेते हुए जब इस पूरी खबर को प्रमुखता के साथ न्यूज 18 अमित कई बार कोशिश की कि मनोजीत सिंह ढिल्लों हमसे बात करें, हमने फोन भी लगाया लेकिन फोन नहीं उठा रहे। दो बातें यहां सामने आती हैं। उन्हें हमने मौका दिया कि भाई अपनी बात आप इस प्लेटफॉर्म पर रखिए, क्योंकि ये जो बयान है सबसे पहले न्यूज 18 ने काट कर स्क्रीन पर रखा है। तो आप अगर हमें काटना चाह रहे हैं, हमारे इस बात को काटना चाह रहे हैं, तो अपनी बात आप रख सकते हैं। तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब इससे एक बात और भी साबित होती है कि अगर कोई भी पीड़ित अगर पटना के एसएसपी से बात करना चाहेगा, अननोन नंबर से ही वो कॉल करेगा, तो फोन नहीं उठाएंगे। देखिए विवेक, बिल्कुल वाजिब सवाल जो है वो न्यूज 18 रेज कर रहा है, उठा रहा है। और न्यूज 18 लगातार अपनी जो जिम्मेवारी है उसको पूर्ण तरह से निभाता भी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि न्यूज 18 ने मौका दिया पटना एसएसपी को अपने बातों को रखने के लिए। लेकिन एक पहलू ये भी है कि पटना एसएसपी की जुड़ी हुई जो बातें हैं वो हम बताते हैं दर्शकों को कि जब ये पूरा मामला सामने आया था, जब ये जानकारी मिली थी कि पीएम की जो कार्यक्रम है वो इन ट्रेडर संगठन से जुड़े जो लोग हैं उनके निशाने पे थे और इस कार्यक्रम में एक बड़ा विध्वंस फैलाने की तैयारी थी। जब इस खबर को लेकर के पहले सुबह जब हमने बात की पटना एसएसपी से, तकरीबन 8:30 बजे का वक्त था, तो उन्होंने पहले न्यूज 18 को गुमराह करना चाहा। न्यूज 18 को उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बातें नहीं है, भ्रांतियां फैलाई जा रही है। उसके बाद भी लगातार उनसे जब हम संपर्क करने की कोशिश करते रहे, पुलिस कप्तान जो है जब महिला थाने पहुंचे थे गर्दनीबाग, वहां पे भी हम पहुंचे और उनका पक्ष लेना चाहे तो उन्होंने धमकी भरे लहजे में बात किया। न्यूज 18 से उन्होंने धमकी भरे लहजे में बात किया था और उन्होंने कहा था कि आप बेवजह चीजों को तूल दे रहे हैं, आपके खिलाफ हम एक्शन ले लेंगे। चलिए, अमित ने ये बात अंदर की बताई, बेवजह तूल दे रहे हैं, ये हमारे सहयोगी अमित कुमार को पटना एसएसपी ने कहा। जब उनसे बार बार सवाल किए जा रहे थे तो पटना एसएसपी ने हमारे सहयोगी अमित को कहा कि आप बेवजह इसे तूल दे रहे हैं। चलिए, हमने तूल दिया, तूल देना बंद कर दिया। अब जब 48 घंटे में जो आपको वक्त दिया गया है, आप जाकर के पुलिस मुख्यालय में अपना जवाब दीजिए, उसके लिए आपके पास बहुत वक्त है। तो यह खबर जो हमने दिखाई उसका एक बड़ा असर हुआ है और उनसे जवाब मांगा गया है नोटिस के जरिए और कहा गया कि 48 घंटे के भीतर आपने जो बयान दिया अब उसकी सफाई दें, स्पष्टीकरण दें। चलिए, अपने कार्यक्रम विशेष पर हम एक बार फिर से लौटते हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पटना आने वाले थे और इससे पहले फुलवारी शरीफ के घर में खतरनाक साजिश रची जा रही थी। देश के दूसरे राज्यों से बुलाकर मुस्लिम युवाओं को खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही थी और इस पूरे मामले को ऑपरेट कर रहा था विवादित संगठन पीएफआई। और छापेमारी में इस घर से जो दस्तावेज बरामद हुए, पुलिस प्रशासन के होश उड़ाने के लिए वो काफी था। जब्त दस्तावेजों में साफ साफ जिक्र है कि भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाएगा। पाई की खौफनाक साजिश नाकाम, इस्लामिक स्टेट बन जाता हिंदुस्तान। 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का था प्लान। मुस्लिम युवाओं को खतरनाक ट्रेनिंग। सही सुना आपने, यह था पीएफआई का खौफनाक प्लान। सोचिए, अगर यह प्लान कामयाब हो जाता तो कैसा होता हिंदुस्तान। खुलेआम सड़कों पर आतंकी खौफ और आतंक का नंगा नाच करते, सड़कों पर खून बहाते, लेकिन उससे पहले ही बिहार पुलिस ने इस प्लान को बेनकाब कर दिया। तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं।
इसी इनपुट के बिना पर फिर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस लोकेट किया गया नया टोला में और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। ये हैं वो दो चेहरे जिनके गिरफ्त में आने से पीएफआई की इस खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। इस साजिश में झारखंड पुलिस का रिटायर्ड इंस्पेक्टर मोहम्मद जलालुद्दीन और सिमी का पूर्व सदस्य अतहर परवेज शामिल है। इस खुलासे ने पुलिस प्रशासन और लोगों की नींद उड़ा दी है। पटना के फुलवारी शरीफ के नहर टोला स्थित अहमद पैलेस नाम के इसी घर में रची जा रही थी भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की खौफनाक साजिश। फुलवारी शरीफ में हमने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसका जो पॉलिटिकल विंग है एसटीपीआई उनके कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी की गई है। मामला ये था कि हम लोगों को कुछ इनपुट्स प्राप्त हो रहे थे कि एक जगह है फुलवारी में नया टोला अहमद पैलेस करके, उसके जो मालिक मकान है मोहम्मद जलालुद्दीन, ये पहले झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हुए और वहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, कि इनके मकान में एक ऑर्गेनाइजेशन, तब तक ऑर्गेनाइजेशन की हम लोगों को जानकारी नहीं थी कि कुछ लोग वहाँ पे मीटिंग्स करते हैं और मीटिंग्स के माध्यम से धार्मिक कठोरता और जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग काफ़ी देर से फॉलो भी कर रहे थे और हमारे अलावा जो बाकी सिस्टर एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके पास भी कुछ इनपुट्स थे। पुलिस ने बाद में अरमान मलिक नाम के एक और संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। 11 जुलाई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि फुलवारी शरीफ के इस घर में रची जा रही है देश को दहलाने की साजिश। प्रधानमंत्री के पटना दौरे से पहले इस इनपुट ने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए क्योंकि जो इनपुट मिला था उसके मुताबिक 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे के दौरान गड़बड़ी फैलाने की साजिश थी। पिछले एक हफ्ते से इस घर में मुस्लिम युवाओं को खतरनाक ट्रेनिंग दी जा रही थी। इस इनपुट के बाद पुलिस ने 12 जुलाई को इस घर में दबिश दी, जिसके बाद खुलासा हुआ प्लान 2047 का। फुलवारी शरीफ के अहमद पैलेस की दूसरी मंजिल पर पिछले 2 महीने से समय समय पर मीटिंग हो रही थी, जहां देश के दूसरे राज्यों से बुलाकर मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही थी। हम लोग अपना जो सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग सेल होते हैं और जो इस तरह के इनपुट्स के ऊपर हम लोग और सघन रूप से जांच करते हैं, तो इसी क्रम में हम लोगों को पता चला कि 6 और 7 जुलाई के बीच में 10-12 लोग अन्य राज्यों से आकर, विशेषकर तमिलनाडु और केरल से आकर वहाँ पे मीटिंग लिए हैं और कुछ लोगों को शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। बिल्कुल नॉर्मल कोई आर्म्स का प्रशिक्षण नहीं बल्कि शारीरिक प्रशिक्षण दिए हैं। इसी इनपुट के बिना पर फिर उस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑफिस लोकेट किया गया नया टोला में और छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में हमको वहाँ से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि जिसमें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए कुछ कार्य योजना थी और इस प्रकार की कुछ टिप्पणियाँ थी कि हम लोग किस तरह से जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है इसका पॉलिटिकली हम कैसे एक्सपेंड करेंगे और किस तरह से धीरे धीरे इस्लामिक राष्ट्र की तरफ हम लोग देश को लेकर जाएंगे। उसी के बिना पे इन डॉक्यूमेंट्स को सीज किया गया है और फुलवारी थाना में एफआईआर हुआ है। कुल 3 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है। उनमें से जो एक हैं अतहर परवेज के जो अपने भाई हैं मंजर परवेज, वो पहले सिमी जो कि अब बैन हो चुका है उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे और उसमें वो सिमी के सदस्य होने के नाते जेल भी जा चुके हैं। और जो उनके भाई हैं अतहर परवेज, वो खुद भी पहले सिमी के कार्यकर्ता रहे हुए हैं और सिमी के पूर्व के जो मेंबर्स थे उनके बेलर का काम करते थे। अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली के इनपुट को माने तो 2 महीने से ये एक्टिविटी चल रही थी, तो बिहार की एजेंसियां भी कहीं ना कहीं पीछे रह गई। ये तो प्रधानमंत्री के आने का वक्त था, तमाम एजेंसियां जो थी वो एक्टिव मोड में थी और इसी दौरान इतनी बड़ी सच्चाई, इतना बड़ा खुलासा हुआ। उसके बाद
पटना पुलिस एक्शन मोड में आई और गिरफ्तारियां हुई 2 लोगों की। आज 3 लोग हिरासत में लिए गए। इस घर से जो सामान बरामद हुए उसने खुलासा कर दिया आतंकियों के इस्लामिक स्टेट मिशन का। यही नहीं, इसके अलावा फुलवारी शरीफ के ही गुलिस्तान मोहल्ला स्थित अतहर परवेज के घर पर भी पुलिस ने दबिश दी। यहां से भी पुलिस को आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। ये देखिए, इन्हीं पर्चों ने भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश की पोल खोल दी। इस छापेमारी में खतरनाक इस्लामिक संगठन पीएफआई के पर्चे मिले हैं। छापेमारी में इस तरह के हिंदी में लिखे 25 पर्चे मिले हैं। इसके अलावा उर्दू में लिखे 30 पर्चे भी मिले हैं। पीएफआई के 49 झंडे भी मिले हैं। जब्त गुप्त दस्तावेज का नाम इंडिया 2047 है। दस्तावेज में भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात है। इसके अलावा इस छापेमारी में पीएफआई और एसडीपीआई के पैम्पलेट, पीएफआई और एसडीपीआई के बुकलेट भी मिले हैं। इन्हीं दस्तावेजों में छिपा है हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का प्लान। इसके मुताबिक भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही आतंकियों के इस्लामिक स्टेट वाले खतरनाक मंसूबों का खुलासा हो गया। दानापुर से अमरजीत शर्मा, पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। दो 2047 की साजिश चल रही थी। अगर पता नहीं होता तो जो बातें हमने रिपोर्ट में दिखाई वो साबित हो जाता। आप समझिए कि भारत का नक्शा बिगाड़ने में ये सब भीतर खाने तैयार थे। और हमारे जो एसएसपी हैं पटना के, उन्होंने तुलना कर दी आरएसएस से। अब राष्ट्र का निर्माण, आत्मबल का विकास, युवाओं में आत्मनिर्भरता, राष्ट्रवाद की भावना को आखिर इस काले संगठन से मिला देना कहां तक सही है? हम बराबर कह रहे हैं उनकी शिक्षा दीक्षा पर नहीं, आईपीएस हैं, बहुत पढ़ाई उन्होंने की, बहुत मेहनत से की। लेकिन जरूरी है कि जब आप कहें, क्योंकि आप जो कहेंगे, जो शब्द कहेंगे वो आखिरी होगा, और यही आखिरी शब्द जो आपकी जुबान से निकला आज खबर में है, स्पष्टीकरण आपको देना होगा। 48 घंटे का वक्त है। खबरें लगातार जारी हैं।